प्यारे बच्चों, गुप्त साम्राज्य के समापन के बाद एक वंश ऐसा रहा जिसके साथ में गुप्तों के बड़े मधुर संबंध थे और वह वंश था वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश को प्रारंभ करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु इस तरह से है कि यह ब्राह्मण थे, गोत्र इनका विष्णु वृद्धि था, मूल निवास स्थान बरार या विदर्भ था और इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। बच्चों, जब हम वाकाटक राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे तो क्रमशः जैसे विंध्य शक्ति होते हैं, फिर उनके बाद प्रवरसेन प्रथम राजा बनते हैं। प्रवरसेन प्रथम के समय में वाकाटक राजवंश के दो भाग हो जाते हैं। एक प्रधान शाखा के नाम से जाना जाता है और दूसरा बाशीम शाखा के नाम से जाना जाता है, और दोनों ही राजवंश समानांतर शासन कर रहे थे। अब अगर हम लोग प्रमुख शाखा की बात करें तो प्रवरसेन के बाद फिर रुद्रसेन प्रथम होते हैं, इसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम होते हैं, फिर रुद्रसेन द्वितीय होते हैं। ये वही रुद्रसेन है जिनके साथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था, और अल्प समय में ही जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्ता एक संरक्षण के रूप में वाकाटक राजवंश को मुख्य शासक को चलाती है। उनके बाद फिर प्रवरसेन द्वितीय होते हैं, फिर नरेंद्र सेन होते हैं, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय होते हैं। अब इसी समानांतर में बाशीम शाखा की अगर बात करें बच्चों तो उसमें सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय और हरिसेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और अंत में फिर वाकाटक गुप्त संबंध जो था उसके ऊपर मूल्यांकन करेंगे। बच्चों, 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में केवल वाकाटक राजवंश सबसे ज्यादा सम्मानित भी था और सुसंस्कृत भी था। इस राजवंश के लोग विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान विदर्भ था। ये हम पहले बचा चुके हैं। इनके इतिहास के बारे में अगर हम देखें, साधन के बारे में, तो वाकाटक वंश के अनेक लेख तथा दान पत्र प्रकाश में आ चुके हैं, और इनके अध्ययन से हम इस वंश के इतिहास का ज्ञान करते हैं। प्रमुख लेखों का विवरण कुछ इस तरह से है, जिसमें प्रथम है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख, दूसरा है प्रवरसेन द्वितीय के समय का रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख, फिर प्रवरसेन द्वितीय की चमक प्रशस्ति और हरिसेन का अजंता गुफा लेख। अब पूना तथा रिद्धपुर के ताम्रपत्रों से वाकाटक गुप्त संबंध पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रभावती गुप्ता के व्यक्तित्व तथा कार्यों के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। अजंता गुहा लेख इस वंश के शासकों के राजनैतिक उपलब्धियों का वृतांत देता है, और हमें पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति नाम का राजा था। विंध्य शक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। अजंता अभिलेख में उसे वंश केतु कहा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अजंता अभिलेख एक प्राप्त हुआ है, उसमें उसको वंश केतु की उपाधि दिया गया है। उसने अपने पैतृक राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तार दे दिया था, उसको विस्तृत कर दिया था। अब एक अल्तेकर महोदय हुए हैं, उनके अनुसार विंध्य शक्ति उसका मौलिक नाम न होकर एक उपाधि था, और विंध्य क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लेने के बाद संभव है उसने यह उपाधि ग्रहण की होगी। पुराण उसे विदिशा का शासक बताते हैं। अजंता के लेख में विंध्य शक्ति की प्रशंसा कुछ इस प्रकार मिलती है।
उसने महान युद्धों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। वहां मिमृद अश्वविवृद्ध शक्ति है, उसके क्रोध को देवता भी नहीं रोक सकते थे। क्रुद्ध सुरैरप्यनारवीर्य वीर्यः, वह इंद्र के समान प्रभाव वाला था। इंद्र सम प्रभावः, उसने अपनी भुजाओं के बल से समस्त लोकों की विजय की थी। स्वबाहु वीर्यार्जित सर्वलोकः, किंतु उपर्युक्त विवरण मात्र अलंकारिक प्रतीत होते हैं। बिंध शक्ति ने कोई राजकीय उपाधि ग्रहण नहीं की तथा संभवतः उसका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। बिंध शक्ति ने लगभग 275 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद फिर प्रवरसेन की बात आती है। बिंध शक्ति के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम, उसका शासनकाल 275 से लेकर के 335 ईस्वी के बीच में था और वो शासक होता है। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा सम्राट था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, मतलब अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इससे उसकी शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रथम अभियान में उसने मध्य प्रांत और पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग को जीता था। द्वितीय सैनिक अभियान दक्षिण में हुआ, जिसमें वह दक्षिणी बरार तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश को जीत लिया। अपने शेष अभियानों में प्रवरसेन ने गुजरात तथा काठियावाड़ के शकों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी। इस प्रकार उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा बरार, मालवा तथा उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद और दक्षिणी कोशल के कुछ भागों यानी छत्तीसगढ़ तक हो गया था। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप प्रवरसेन ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। सातवाहन साम्राज्य के विघटन के बाद प्रवरसेन पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। अपने उपलब्धियों द्वारा उसने सम्राट की उपाधि को सार्थक कर दिया। केपी जायसवाल जैसे विद्वान प्रवरसेन को संपूर्ण उत्तरी भारत का एक छत्र शासक मानते हैं। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। उसने 4 अश्वमेध तथा एक वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। निःसंदेह उसका शासनकाल वाकाटक शक्ति के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है, चरम उत्कर्ष का समय था। अब प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र होते हैं। उसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों के वो राज्यपाल बनाए गए थे। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात उसने अपने अलग अलग स्वतंत्रता स्थापित कर ली। उसके जो 4 पुत्र थे, उसके ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र उसी के काल में मर गया और दूसरे पुत्र सर्वसेन ने बाशीम में एक दूसरी शाखा की स्थापना की और जिसने लगभग 525 ईस्वी तक राज्य किया। उसके अन्य 2 पुत्रों के नाम पता नहीं है, अज्ञात हैं। और इस प्रकार प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक प्रधान शाखा के नाम से जाना जाता है तथा दूसरा बाशीम या वत्स गुल्म शाखा के नाम से जाता है और दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन करने लगती है। अब प्रधान शाखा की अगर बात करें तो फिर प्रधान शाखा में सबसे पहले रुद्रसेन प्रथम राजा बनते हैं। वाकाटक कुल के प्रधान शासक का पहला शासक प्रवरसेन प्रथम का पौत्र और गौतमी पुत्र का पुत्र रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी इसका शासनकाल माना जाता है। वह शासक बनता है। वह पद्मावती अर्थात ग्वालियर के भार शिव नाग शासक भवनाग की कन्या से उत्पन्न हुआ था। वह अपने नाना भवनाग की सहायता से अपने 2 विरोधी चाचाओं को जीत लिया, परंतु सर्वसेन को वह पराजित नहीं कर सका और वह एक निर्बल शासक था। उसके काल में वाकाटकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का पतन होता है, ह्रास होता है।
कुछ विद्वान रुद्रसेन की पहचान प्रयाग प्रशस्ति के रुद्रदेव से करते हैं, जिसे समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के युद्ध में पूरी तरह उन्मूलित कर दिया था। किंतु ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि रुद्रदेव उत्तर भारत का शासक था, जबकि रुद्रसेन दक्षिण का राजा था। रुद्रसेन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। संभव है अपने नाना भवनाग के प्रभाव से ही वह भगवान शिव का भक्त हो गया होगा, शैव हो गया होगा। वाकाटक अभिलेखों में उसे महाभैरव का उपासक बताया गया है और उसके नाम के पूर्व सम्राट की उपाधि नहीं मिलती है। अल्तेकर के अनुसार यह इस बात का सूचक है कि उसने वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया था। फिर पृथ्वीसेन प्रथम का समय आता है, जो रुद्रसेन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। 360 से 385 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। उसका शासन शांति और समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है। विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। कुंतल का प्रदेश इस समय कदम्ब वंश के शासन में था और वहां का शासक संभवतः कंगवर्मन था। इस विजय से दक्षिण महाराष्ट्र के ऊपर वाकाटकों का अधिकार हो गया। नचना तथा गंज अर्थात बघेलखंड का क्षेत्र है, उसे व्याघ्रदेव नामक किसी शासक के 2 अभिलेख मिलते हैं, जिनमें वह अपने को महाराज पृथ्वीसेन का सामंत कहता है। उत्तर भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। उसे गुजरात और काठियावाड़ के शकों की विजय करने थे और यह कार्य तब तक संभव नहीं था जब तक वाकाटकों का सहयोग उसे न मिल जाता। इसीलिए उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया और यह वैवाहिक संबंध दोनों राजवंशों के लिए लाभकारी रहता है। विवाह के लगभग 5 वर्षों तक पृथ्वीसेन प्रथम की मृत्यु हो गई। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन के बाद राजा बनता है। 385 से 390 ईस्वी तक वह गद्दी पर बैठता है। इस समय से वाकाटकों पर गुप्तों का प्रभाव बढ़ा। रुद्रसेन द्वितीय ने अपने ससुर चंद्रगुप्त के प्रभाव में आकर अपने कुलागत शैव धर्म को छोड़ करके वैष्णव धर्म अपना लिया, जो चंद्रगुप्त का धर्म था। दुर्भाग्यवश लगभग 30 वर्ष की अल्पायु में ही रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और इस समय उसके 2 पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन कम आयु के थे, अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन जाती है। अब प्रभावती गुप्ता का अगर संरक्षण काल की हम लोग बात करें तो यद्यप प्रभावती गुप्ता अल्पायु तथा अनुभवहीन थी, तथापि उसने वाकाटक राज्य का संचालन बड़ी कुशलता से किया। प्रशासन के कार्यों में उसे अपने अनुभवी पिता से अवश्य ही पर्याप्त सहायता मिली होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए अपने राज्य के योग्य और अनुभवी मंत्रियों को भेजा था। बासीम शाखा में इस समय विंध्य शक्ति द्वितीय शासन कर रहा था। उसने प्रभावती गुप्ता का कोई विरोध नहीं किया तथा इस समय भी दोनों शाखाओं के संबंध मधुर बने रहे। इसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और काठियावाड़ के शक राज्य पर चढ़ाई की और अपने पिता के इस अभियान में प्रभावती गुप्ता ने सेना तथा धन दोनों देकर के मदद किया। संभव है वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने ही शकों का उन्मूलन किया होगा। प्रभावती गुप्ता को एक अन्य महान कष्ट भोगना पड़ा। उसके संरक्षण काल में ही उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो गई। 410 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र दामोदर सेन, जो इस समय तक वयस्क हो चुका था, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। अपने पुत्र के शासनकाल में भी कुछ काल तक प्रभावती गुप्ता जीवित रही। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी तथा भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी। पूना तक रिद्धपुर से उसके दान पत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रभावती गुप्ता
प्रपर सेन द्वितीय के शासनकाल में लगभग 25 वर्षों तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु 75 वर्ष की दीर्घायु में हुई। प्रवर सेन द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो सिंहासन पर बैठने के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। कुछ समय तक उसने अपने नाना चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता प्राप्त की, किंतु इसकी मृत्यु के बाद उसने शासन का स्वतंत्र भाग ग्रहण कर लिया। प्रवरसेन द्वितीय के अनेक ताम्रपत्र भी मिले हैं, परंतु किसी से भी उसके सैनिक विजयों की सूचना प्राप्त नहीं होती। वह साहित्यिक अवरूज का शासक था। उसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। इसमें भगवान श्री राम के लंका विजय का विवरण सुरक्षित है। उसके पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कदम्ब वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका के साथ संपन्न हुआ था। यह संभवतः कदम्ब नरेश काकुत्स वर्मन के पुत्र थे, कन्या थे। उसकी एक कन्या का विवाह गुप्त काल में हुआ, गुप्त कुल में हुआ, क्षमा करिएगा, गुप्त कुल में हुआ था। कदम्बों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से वाकाटक वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और प्रवरसेन द्वितीय ने लगभग 440 ईस्वी तक राज्य किया था। फिर नरेंद्र सेन शासक बनता है। प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ये 440 से 460 ईस्वी तक शासक बनता है। उसके समय में वस्तर के नलवंशी शासक भवदत्त बर्मन ने वाकाटक राज्य पर आक्रमण किया और नरेंद्र सेन पराजित हुआ तथा भवदत्त बर्मन ने नंदिवर्धन पर अपना अधिकार कर लिया। इससे वाकाटकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता है। परंतु भवदत्त बर्मन की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने पुनः अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लिया और उसने न केवल नंदिवर्धन पर अधिकार कर लिया, अपितु बस्तर राज्य पर भी आक्रमण करके भवदत्त बर्मन के उत्तराधिकारी को परास्त कर दिया। इस प्रकार नरेंद्र सेन एक योग्य तथा कुशल प्रशासक था। उसने वाकाटक वंश की प्रतिष्ठा का पुनः उद्धार किया तथा नल राज्य के कुछ प्रदेशों को जीतकर वाकाटक साम्राज्य का भी विस्तार किया। बाशिम शाखा के साथ उसके संबंध अभी भी मधुर बने रहे, सौहार्दपूर्ण रहे। पृथ्वीसेन द्वितीय की बात अगर करें तो नरेंद्र सेन के बाद उसका पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी तक वाकाटक के प्रधान शाखा का राजा बना। उसके बालाघाट अभिलेख में उसे परम भागवत कहा गया है। स्पष्ट है वह वैष्णव था और इसी लेख से पता चलता है कि उसने 2 बार वाकाटक वंश की विलुप्त लक्ष्मी का पुनः उद्धार किया था, परंतु उसने अपने किन शत्रुओं को पराजित किया यह ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नल तथा त्रैकुटक जो दक्षिणी गुजरात में थे, त्रैकुटक वंशी राजाओं के विरुद्ध सफलता प्राप्त की होगी और उनके आक्रमणों से अपने राज्य को बचाया होगा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बाशिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है। अब बाशिम शाखा के जो वाकाटक थे, इस वंश की स्थापना 330 ईस्वी के लगभग सम्राट प्रवरसेन प्रथम के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। सर्वसेन ने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया और उसके राज्यकाल के घटनाओं के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। सर्वसेन के बाद उसका पुत्र विंध्यशक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी के बीच का शासन हुआ। उसका शासन पत्र बासीम से प्राप्त हुआ है और पता चलता है कि उसने नांदी कट नादर हैदराबाद में है के क्षेत्र में एक गांव दान दिया था और उसने कुंतल यानी दक्षिण महाराष्ट्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। विंध्यशक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय राजा हुआ, जिसने लगभग 12 वर्षों तक राज्य किया। 400 से 415 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु के समय उसका पुत्र, जिसका नाम अज्ञात है, अवयस्क था। अल्तेकर महोदय का विचार है कि उसके मुख्य शाखा के प्रवरसेन ने संरक्षक का कार्य किया था और इस समय दोनों शाखाओं का प्रशासन संभवतः संयुक्त रूप से चलाया जाता रहा होगा तथा प्रवरसेन ने
अपने भतीजे के वयस्क होने पर उसे राज्य सौंप दिया होगा। इस अज्ञात नाम के शासक का पुत्र देवसेन हुआ, जिसने 455 ईस्वी से 475 ईस्वी के लगभग शासन किया था। अजंता के लेख में उसके योग्य और अनुभवी मंत्री हस्तिभोज का उल्लेख मिलता है। देवसेन के बाद हरिसेन शासक होता है। हरिसेन 475 से 510 ईस्वी तक शासन करता है। यह बाशिंग शाखा का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। अजंता गुहालेख में उसके विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। उसके अनुसार कुंतल, अवंती, कलिंग, कौशल, त्रिकुट, लाट, आंध्र आदि के शासन उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। स्पष्ट है कि उसका राज्य विस्तृत था और जिसमें उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कुंतल तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक का विशाल भूभाग सम्मिलित था। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। उसकी मृत्यु के बाद 550 ईस्वी के लगभग तक वाकाटक साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद दक्षिण में उसके स्थान पर चालुक्यों ने ग्रहण कर लिया। हरिसेन के निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में कर्नाटक के कदंब, उत्तरी महाराष्ट्र के कलचूर तथा बस्तर के नल शासकों ने वाकाटक राज्य के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार कर लिया। चालुक्य नरेशों ने इन सभी शक्तियों को परास्त करके दक्षिण में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। बच्चों, इस प्रकार वाकाटकों ने मध्य प्रदेश, बरार तथा दक्षिण में लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के शासक विद्या प्रेमी भी थे, कला और साहित्य के उदार संरक्षक भी थे। इस वंश के प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। सर्वसेन ने हर विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ को रचित किया था, लिखा था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया था और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। इस वंश के राजाओं ने अश्वमेध, वाजपेयी और अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनकी उपाधियां परम माहेश्वर तथा परम भागवत की थी, परंतु वे किसी भी अर्थ में असहिष्णु अथवा प्रतिक्रियावादी नहीं थे। इस प्रकार साहित्य, धर्म और कला के विकास की दृष्टि से भी वाकाटक नरेशों का शासनकाल अभूतपूर्व था, उल्लेखनीय था। वाकाटक गुप्त संबंध की अगर हम लोग समीक्षा करें तो जिस समय उत्तरी भारत में गुप्त वंश सार्वभौम स्थिति प्राप्त करने में लगा हुआ था, उसी समय दक्षिणापथ के राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वाकाटक वंश का भी उदय हुआ। वाकाटकों की गणना दक्षिणापथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सबल शक्ति के रूप में किया जाता था और ऊपर बताया जा चुका है कि वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया था। यहाँ दोनों राजवंशों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है, यह डाला जाएगा। प्रवर सेन प्रथम के काल में वाकाटक सार्वभौम स्थिति में थे। यही कारण है कि उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम ने सामंत स्थिति से ऊपर उठकर सार्वभौम स्थिति को प्राप्त किया था तथा महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त द्वारा उन्मूलित वाकाटक नरेश रुद्रसेन था, जिसे प्रयाग प्रशस्ति में रुद्रदेव कहा गया है। वह कौशाम्बी में राज्य कर रहा था और वहीं पर युद्ध में समुद्रगुप्त ने उनका विनाश किया था। इस प्रकार आयंगर, जायसवाल, फ्लीट तथा सरकार ने विभिन्न तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व वाकाटकों तथा गुप्तों के बीच किसी न किसी प्रकार का युद्ध अवश्य हुआ था। अगर हम लोग समीक्षा करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रवर सेन प्रथम के उत्तराधिकारी रुद्रसेन को पराजित किया, जिससे वह सामंत स्थिति में आ गया। महाराज के उपाधि को सामंत सूचक नहीं माना जा सकता।
दक्षिण भारत के अनेक स्वतंत्र शासक भी इसे ग्रहण करते थे। प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को भी महाराज कहा गया है। केवल उत्तर भारत के शासक ही गुप्त काल से महाराज तथा महाराजाधिराज के उपाधियों में विभेद करने लगे तथा महाराज को सामंत स्थिति का द्योतक मानते थे। धार्मिक दृष्टि से यह उपाधि केवल वही ग्रहण कर सकता था जिसने वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया हो। प्रवरसेन प्रथम ने यह यज्ञ किया था, अतः उसने सम्राट की उपाधि धारण की। इसके विपरीत यह यज्ञ न कर सकने के कारण उसके उत्तराधिकारी इस उपाधि से वंचित रह गए और इस प्रकार मात्र महाराज उपाधि के आधार पर हम उन्हें सामंत शासक सिद्ध नहीं कर सकते। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में हम इस बात की समीक्षा कर चुके हैं कि कौमुदी महोत्सव ऐतिहासिक रचना नहीं है, अतः इसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जायसवाल ने समुद्रगुप्त के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों पर राजा की उपाधि के आधार पर यह जो दिखाया है कि वह वाकाटकों का सामंत शासक था, तर्कसंगत नहीं है। समुद्रगुप्त के अभियान से वाकाटकों को कोई हानि नहीं हुई और न ही समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन प्रथम को पराजित किया। वाकाटकों की शक्ति और उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का अंदाजा लगा लिया और इसी कारण उसके साथ कोई संघर्ष मोल नहीं लिया समुद्रगुप्त ने। वह जिस मार्ग से दक्षिण भारत के अभियान पर गया उसी से वापस भी लौटा और इस प्रकार वाकाटकों के साथ उसके संघर्ष में आने का प्रश्न ही नहीं था। चंद्रगुप्त और द्वितीय तथा वाकाटक संबंध की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में हमें गुप्त वाकाटक संबंध के विषय में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त एक महान दूरदर्शी सम्राट थे और राज्यारोहण के उपरांत उसकी मुख्य समस्या गुजरात तथा काठियावाड़ से शकों का उन्मूलन था। वाकाटकों का राज्य गुप्त तथा शक राज्यों के बीच में स्थित होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्व का था, अतः इसी उद्देश्य से उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इसके फलस्वरूप दोनों राजवंश एक दूसरे के निकट संबंधी बन गए। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य का शासन संभाला। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल लगभग 390 ईस्वी से लेकर के 410 ईस्वी तक चलता रहा और यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से हम लोग वाकाटक राजवंश के समापन करते हैं।